बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त रेडसन एसोसिएट इस्लामाबाद के हेड ऑफिस में हैं और यहाँ हमारे साथ फैसल गुल साहब हैं जो कि जीएम फाइनेंस है। हम लोग एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी यानी प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी जो है वो वर्चुअल इंशाल्लाह कायम करने जा रहे हैं और आप सोच लीजिए कि आज उसका सबसे पहला इंटरव्यू उसी के बारे में आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ये है कि वो लोग जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं या इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनको मालूमात चाहिए कि काम कैसे होते हैं, कौन ज़रूरी है, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कौन किस तरह से काम करता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको हर शोबे के हवाले से इंटरव्यूज़ मिलेंगे। आज जो हम पहला इंटरव्यू कर रहे हैं वो फैसल गुल साहब का कर रहे हैं जो कि रेडसन के ग्रुप के जो है वो फाइनेंस हेड हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। आप बताइए कि जो आपकी पोजीशन है फाइनेंस हेड के तौर पे या जीएम फाइनेंस के तौर पे जी, ये किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में कितनी इंपॉर्टेंट है? फाइनेंस तो देखें, जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी बिज़नेस का, ना सिर्फ रियल एस्टेट, किसी भी बिज़नेस की बैकबोन होता है। बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको बिज़नेस का एक एक चीज़ मतलब आपको फाइनेंस के थ्रू पता चलती है कि इस टाइम पे मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे बिज़नेस की क्या पोजीशन है, मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, लॉस में जा रहा हूँ, कितने मेरे रिसीवेबल्स हैं, कितने पेएबल्स हैं, टैक्सेस, ऑडिट, हर एक चीज़ मतलब फाइनेंस में ही आ जाती है। तो इसलिए बिज़नेस छोटा हो, एक बंदा के मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो उस हद तक ठीक है, लेकिन जब बिज़नेस ग्रो कर जाता है तो जब तक उसमें फाइनेंस नहीं होगी, प्रॉपर फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं होगा, वो चल ही नहीं सकता, कोलैप्स कर जाएगा। आम पाकिस्तानी के लिए समझने के लिए कि क्या आप चीफ एग्जीक्यूटिव को, चेयरमैन को बताते हैं कि आपको इस काम के लिए इतना पैसा रिक्वायर्ड है और फिर वो पैसा कहाँ से आएगा, कि किधर से आप ले सकते हैं, और फिर वो सेलिंग की टीम को, मार्केटिंग की टीम को, अदर डिपार्टमेंट्स को वो फिर एक्टिव करते हैं और इस तरह से सिस्टम चलता है? जरा आम लफ्ज़ों में बताइए। जी बिल्कुल, फाइनेंस का बेसिक रोल यही होता है। कोई भी प्रोजेक्ट, लेट सपोज हम इसी रियल एस्टेट के बिज़नेस को ही ले लेते हैं, इसमें अब जैसे रेडसन है वो अपने प्रोजेक्ट्स करता है डिफरेंट, ठीक है। अब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो उसके लिए पहले उसकी बजटिंग की जाती है, फोरकास्टिंग की जाती है। इतनी कॉस्ट आएगी, इतनी कॉस्ट आएगी, मेरी लैंड पे इतनी कॉस्ट आएगी, कंस्ट्रक्शन पे इतनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, मैन पावर, हर एक चीज़ उसमें शामिल हो जाती है, टोटल कास्ट उसकी निकल आती है। उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी सेलिंग प्राइस सेट की जाती है कि आया इसको किस प्राइस में मैं सेल करूं ताकि मेरी कास्ट भी कवर हो जाए और मुझे प्रॉफिट भी हो। अच्छा, ठीक है, तो जब तक बजटिंग नहीं होगी, कास्टिंग नहीं होगी, फोरकास्टिंग नहीं होगी तो आप चल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी का चेयरमैन है वो आपके बगैर तो एक स्टेप भी नहीं ले सकता। अब देखिए, डिपेंड करता है। अब मैंने आपको कहा ना, अगर बिज़नेस छोटा हो, एक बंदा सिंगलली चला रहा है, एक प्रोजेक्ट हो तो वो कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो फाइनेंस के बगैर नहीं चला जा सकता। जैसे आपका ग्रुप है कि वेरियस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हर एक पे रोज कॉस्ट आ रही है और बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कॉस्ट के साथ साथ फिर टैक्सेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, डेफिनेटली। अभी जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस इम्पोज हो जाते हैं, हर एक चीज़ पे एडवांस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, उसको मैनेज करना, उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग करना, उसको मैनेज करना कि अब हमने सोचा था कि ये चीज़ 10 रुपए में बनेगी, अब ये 11 में अब 11 में बन रही है। मतलब वो फिर रिवाइज बजट में रिवीजन तो होती रहती है ना, प्लस उसमें बजट बनाया जाता है तो उसका मकसद यही होता है कि ये नहीं होता कि ये फाइनल है। हाँ, वो एक फोरकास्ट होती है, उसमें डेफिनेटली रूम होता है प्लस माइनस का, जो कि उसमें रखा भी जाता है कि जी प्राइस इतने % तक अप एंड डाउन हो सकती है। तो आप रेडसन एसोसिएट के साथ कब से वाबस्ता हैं? रेडसन एसोसिएट्स के साथ मुझे अप्रॉक्स 1.5 ईयर हो गया। 1.5 साल हो गया जी। तो प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस किधर किधर है? प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस जो है, इससे पहले मैं प्राइम स्टील में था, जो कि मैन्युफैक्चर करते थे स्टील बार्स। अच्छा, ठीक है। उससे पहले फिर मैं सीलवुड में होता था, वो वुड MDF लासानी जिसे कहा जाता है, वो मैन्युफैक्चर करते थे, वहाँ मैं होता था। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा एक्सपीरियंस है, एक इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी होती थी जो कि सेलिंग और लीजिंग में भी इन्वॉल्व थी, यानी उस जगह वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस है। कंस्ट्रक्शन और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ ही रहा है। ये जो स्टील महंगा हो रहा है इस वक्त, 1,41,000 पे टन चला गया हुआ है, इसकी वजह क्या है? इतना क्यों महंगा हो रहा है स्टील? तो देखे, हर एक चीज़ आजकल महंगी हो रही है, ठीक है। जैसा कि आपका फ्यूल महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। अभी खैर रिसेंटली तो डॉलर कुछ नीचे आया है, लेकिन बैक में हम देखें हिस्ट्री में तो डॉलर ऊपर ही ऊपर गया है। तो डेफिनेटली जब डॉलर बढ़ता है, फ्यूल बढ़ता है, तो हर एक चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ती है।
तो इसी तरह से स्टील की प्राइस भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई हुई है, काफ़ी इंक्रीज हो गई हुई है। इसमें वजह यह है कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत करीब से इस इंडस्ट्री में काम करके आ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा पता है। बिल्कुल, 1.5 साल पहले मैं वहीं पे था, अभी फिर 1.5 साल से मैं फिर कंस्ट्रक्शन में आ गया हूँ। तो ये क्यों महंगा? रॉ मटेरियल कहाँ से आता है स्टील का? स्टील का रॉ मटेरियल जो है वो बेसिकली जो जिससे स्टील प्रोड्यूस होती है ना, उससे पहले वो उसके स्टील के बैलेट्स बनाते हैं। अच्छा। वो बेसिकली स्क्रैप से बनता है। स्टील का जितना भी स्क्रैप होता है ना, उससे बनता है। 3 डब्बे हो गए और आगे पीछे ये जो अक्सर हम लोहा स्क्रैप में बेच देते हैं, ठीक है, उसको वो रिसाइकल करके तो फिर उसी से स्टील बनती है। स्टील बार्स जो हमारे सामने बनती है, जो कि बिल्डिंग्स में यूज़ होती है, उसका रॉ मटेरियल बेसिकली स्क्रैप है। यानी हमारा जो रॉ मटेरियल था वो हमारे मुल्क से ही प्रोड्यूस हो जाता था जी, बाहर से हमें मंगवाना नहीं पड़ता था। जी जी। लेकिन अब जबकि महंगा हो रहा है तो अब उसका ही प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका महंगे का प्लस दूसरा, अगर अवेलेबिलिटी ना हो अपनी कंट्री में, तो फिर डेफिनेटली बाहर से मंगाना पड़ता है उसको, तो वो फिर कास्ट में डिफरेंस आ जाता है। सर आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन बेसिकली CA फाइनलिस्ट हूँ मैं। अच्छा, कहाँ से आप हैं? मैंने आर्टिकल्स जो है वो BDO से किए हैं। BDO इब्राहिम एंड कंपनी, इधर ब्लू एरिया में ही उनका ऑफिस है, इस्लामाबाद। तो वहाँ से मैंने आर्टिकलशिप की हुई है। बेसिकली पेशावर से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो पेशावर की है, स्टार्ट मैंने वहाँ से किया था। उसके बाद आर्टिकलशिप मैंने इस्लामाबाद से की थी। तो आप ये जो फील्ड आपको पसंद थी, इस फाइनेंस के शोबे में आप आए, या क्या रीज़न बनी? बस शुरू से ही कह लें, जैसा कि और इसका स्कोप क्या है ये भी बताइएगा, फर्दर स्कोप क्या है? फर्दर स्कोप तो फाइनेंस का स्कोप जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता इदारा। वो तो आपको भी, जैसा कि मैंने बताया, यही कहा जाता है कि फाइनेंस जो है वो बैकबोन है, हर ऑर्गेनाइजेशन की है, बैकबोन है, ठीक है। प्लस ये जो मैंने स्टडीज़ की हैं CA की, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और डिटेल स्टडीज़ होती हैं, मतलब नॉर्मल एजुकेशन की तरफ आप MBA करते हैं या BCom वगैरह, मतलब जो भी नॉर्मल एजुकेशन करते हैं उसकी बनिस्बत आप जब ये प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं, जैसे कि CA हो गया या NCCA हो गया, तो इसमें इन डेप्थ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है फाइनेंस को, जिसकी वजह से क्या कुछ पढ़ाया जाता है? सब्जेक्ट्स तो आपके देखें वही हैं, फाइनेंस हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, कॉर्पोरेट लॉज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब्जेक्ट्स वही हैं, लेकिन इनको इन डेप्थ डिटेल में पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैंने इससे पहले BCom किया हुआ है, BCom के बाद मैंने CA ज्वाइन किया है, ठीक है। मतलब लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि वहाँ पे मैंने नहीं कुछ लर्न किया, सिर्फ पेपर पास किया, मार्क्स बहुत अच्छे लिए हैं मैंने, लेकिन नहीं, अकाउंटिंग में 97 मार्क्स लिए हैं मैंने 100 में से, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैंने उतना नहीं समझा जितना CA में आने के बाद मैंने समझा है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडीज़ हैं, एक चीज़ को अप्लाई करना होता है कि ये स्टडीज़ तो हैं लेकिन आप इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। प्लस जो इसकी एग्जामिनेशन होती है उसमें भी यही होता है कि बुक जो है वो आप सिर्फ रेफरेंस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, आप बुक से क्वेश्चन नहीं आते। इवन अभी तो CA में ऐसे पेपर्स हैं जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आप बुक खोल के पेपर करें, फिर भी पास नहीं होता, फिर भी नहीं होता क्योंकि वो उसमें प्रैक्टिकल पूछते हैं ना, नॉलेज डायरेक्ट बुक से नहीं पूछते, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट। वो प्रैक्टिकल नेचर के लेते हैं कि आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, बैठे हुए हैं, ये इस किस्म की सिचुएशन है, आप बताएं क्या आपका रिस्पांस होगा। तो मतलब प्रैक्टिकल नेचर की स्टडीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट है नॉर्मल बाकी शोबों से, बिल्कुल नॉर्मल स्टडीज़ की बनिस्बत। एक्चुअली ये जो CA वाला है एजुकेशन है, बिजनेस बेसिकली पैसे को मैनिपुलेट कैसे करना है, कम पैसे से ज़्यादा पैसा कैसे हासिल करना है, ये सारा इस एजुकेशन में शामिल है, सब कुछ शामिल हो जाता है। अच्छा, ये आप इसके लिए टूल कौन से इस्तेमाल करते हैं? आप लोग सॉफ्टवेयर हैं कोई जो आप यूज़ करते हैं, या कैसे होता है ये? देखिए, बेसिकली CA की जो आर्टिकलशिप है ना, उसमें जो मैंने जो की हुई है वो उस टाइम पे 4 साल होती थी। अब तो टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आती रहती हैं, अब 3 भी या 3.5 साल के, लेकिन मैंने 4 साल वाली स्कीम में किया हुआ है। उसमें आप डिफरेंट कंपनीज़ के ऑडिट करते हैं, ठीक है। ऑडिट के दौरान आप उस पूरी कंपनी का सिस्टम जो है वो एनालाइज करते हैं, अच्छा, ठीक है। आप देखते हैं सिस्टम कितना रिलायबल है, इसमें मतलब रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है कोई या नहीं इन्वॉल्व है, कोई लीकेज वगैरह हो सकती है, दिस एंड डैट, मतलब हर चीज़ आप उसकी चेक करते हैं, उसकी टैक्सेशन तक आप देखते हैं। तो उसमें जो है ना बंदे का, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ का करना होता है 4 साल में भी, कि आप सैकड़ों कंपनीज़ को या हज़ारों कंपनीज़ का भी कर सकते हैं अगर छोटी छोटी कंपनीज़ हो, तो उसमें जो है ना फिर वो नॉलेज जो है वो बहुत वर्सेटाइल हो जाता है। डिफरेंट फील्ड्स को आप देख लेते हैं, उनको इन डिटेल स्टडी कर लेते हैं,
तो इस वजह से जो है ना ये फील्ड जो है बाकी फील्ड्स की बनिस्बत डिफरेंट है। अच्छा, आप लोग ऑडिट वगैरह तो कंपनी हायर करते होंगे, वही करते होंगे, या इन हाउस आपके लोग हैं, या आपकी टीम कितनी है? कहाँ? इधर रेडसन में जी। रेडसन में तो 7 से 8 बंदों की हमारी फाइनेंस की टीम है जो कि हेड ऑफिस में है। अच्छा, ठीक है, मतलब जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसके बाद 7-8 लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं। बाकी फिर ये है कि ब्रांच हमारी जो साइट ऑफिसेज है वहाँ पे फिर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, जो कि मतलब वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखते हैं। एट द एंड फिर वो हेड ऑफिस में ही आ जाता है सारा कुछ, जो कि वहाँ पे मतलब जो भी होती है एक्सपेंसेस होते हैं या वहाँ पे जो भी क्लाइंट्स रिकवरीज वगैरह होती हैं, सेल्स होती है, वो एट द एंड हेड ऑफिस में यहीं पे आ जाती है, और यहीं पे आप यहीं पे सारी रिपोर्टिंग फिर यहीं से ही होती है। आप हमारे जो प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी को देखने वाले लोग हैं उनको आप कैसे बताएंगे कि पहली बात, 2 बातें, एक तो उन लोगों को जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनको आप बताएंगे कि भाई आप फाइनेंस को लोगों को अपने साथ प्रोफेशनल लोगों को हायर करें, इससे आपके काम में फ़ायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि वो स्टूडेंट्स कि जो कोई इस कैरियर में आना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देंगे? जैसे आपने बताया कि बीकॉम तक तो कोई खास तरह की कोई अच्छी एजुकेशन नहीं थी सब्सटेंशियल, लेकिन जब आप उससे ऊपर लेवल पे आए हैं, सीए के लेवल के ऊपर आए हैं, तो आपने फिर इस नॉलेज को बहुत क्रिएटिवली समझा, अंडरस्टैंड किया, जो अब आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये 2 बातों का जवाब दें। अच्छा, पहले नंबर पे जो आपने पूछा कि यानी इस बिज़नेस में किस तरह से बताएंगे, तो बिज़नेस में तो देखें फाइनेंस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बता दिया। एक पहला प्रोजेक्ट है, हो सकता है उसको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो जैसे ही ग्रो करता है उसको लाजमी जो है वो फाइनेंस चाहिए। ठीक है, उसके बगैर वो अपनी प्लानिंग नहीं कर सकता, अपनी फोरकास्टिंग नहीं कर सकता, अपनी करंट पोजीशन नहीं देख सकता। ठीक है, मैं कहाँ इस टाइम पे मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी मार्केट में क्या पोजीशन है, आया मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, लॉस में जा रहा हूँ। वो बात है कि रफ तो देख सकता है, ऊपर से देख लेगा, हो सकता है उसे आइडिया हो जाए, क्योंकि बिजनेस का ओनर है, पैसे लगा रहा है, जाहिर है उसको रफली आइडिया हो जाएगा, लेकिन इन डेप्थ डिटेल में उसे नहीं पता चलेगा। प्लस किसी जगह पे वो फंस जाए तो भी उसे आइडिया नहीं होगा कि मैंने इसको किस तरह से निकलना है। ठीक है, फाइनेंस जो है वो प्लानिंग करके आपको बता सकती है कि भाई इतने फाइनेंसेस रिक्वायर्ड हैं आपके, और ये चैनल है, यहाँ से इतनी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जांपल गैप आ गया, फाइनेंस आपकी पूरी नहीं हो रही, तो इसको आप कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हो, इसको कैसे आप फिलअप करेंगे? बैंक लोन की तरफ जाने आया आपने, ठीक है, कस्टमर्स से ही आपने मतलब डिफरेंट है। यहाँ अगर ओनर अपना कैपिटल इंक्रीज करना चाहता है, वो फिर डिफरेंट उसमें मतलब फाइनेंस जो है वो डिफरेंट उसको तरीके से एंगल से चेक करती है कि किस तरीके से आप ये इस गैप को फिल करके तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंस का रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो लोग कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, उनको क्या टिप देंगे? जी, उनको ये टिप दूंगा कि इवन मतलब यहाँ पे मैं हेड ऑफ फाइनेंस बैठा हुआ हूँ, मतलब जो मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों का मैंने इंटरव्यू किया। ठीक है, तो इवन मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, वो भी मतलब जनरल क्वेश्चंस पूछो तो उनको नहीं आइडिया होता, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, क्योंकि बुक्स, मैं खुद कह रहा हूँ ना, मैंने खुद पढ़ा, बस बुक से पढ़ा, अच्छे तरीके से रटा मारा, पास कर दिया पेपर, नहीं, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन में जब आप आते हैं तो ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे आप जितने मर्जी रट्टे लगाएं, जो मर्जी करें, आप पेपर नहीं पास कर सकते जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसको मैंने अप्लाई किस तरह करना है आगे चल के। तो इसलिए मेरे नज़दीक प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग फाइनेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोफेशनल बजाय इसके कि वो नॉर्मल एजुकेशन करें। और मार्केट सिचुएशन आप देख लें तो वैसे भी आजकल कुछ इतना स्कोप नहीं रह गया। आपने इवन MBA मास्टर्स वगैरह भी किया हुआ हो तो वो स्कोप नहीं है। CA में इनरोल्ड लोग इवन जो कंप्लीट नहीं भी कर पाते, लेकिन क्योंकि स्टडीज़ सारी कर लेते हैं, आर्टिकलशिप कर लेते हैं, सारा कुछ उनको पता चल जाता है फील्ड का, तो वो काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा भी ये बताइए कि ये जो बिजली चली गई अभी ना, जी, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जितनी बिजली बेचते हैं ना, 200 अरब रुपया वो पैसा है कि जो बिजली वापस नहीं आना, यानी जो हमने सेल कर ली वो पैसा हमारे पास वापस नहीं आना। ये जीवोगरीब मुल्क नहीं है हम। तो आप बीइंग ए फाइनेंस हेड, आप क्या सोचते हैं कि ये मुल्क किस तरह से चल रहा है कि जब 200 अरब रुपया बीच में आना ही नहीं है यानी महकमे के पास, तो फिर क्या होगा? फिर यही आलम होगा कि ऑल ऑफ सडन लाइट चली जाएगी। बिल्कुल यही आलम है। अब यहाँ पे भी आज दूसरा दिन है, मतलब जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ऐसी तो नहीं, 1 घंटा बिजली है फिर आधा घंटा नहीं है। बेला में कोई मसला हुआ है, वो जो मिनिस्टर है उसने कहा कि 2-3 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन देख लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सवाल जो ये है कि वो जो 200 अरब रुपए का गैप है
वो फिर कैसे पूरा करते हैं आप? वो मेरे ख्याल से लोगों पे डाल देते हैं, उनके बिलों में डाल देते हैं। वो होता यूं ही है। अच्छा। होता यूं ही है, जैसे आपने बताया कि वो गैप को तो फिल करना गैप को तो फिल करना है। हाँ। तो इनके पास तो कोई और अरेंजमेंट नहीं है, तो फिर वो यही होता है कि आप द सडन आप बिल देखते हैं तो अचानक आप परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या गया है। तो वो इसी तरह इन लोगों से फिर एक्स्ट्रा यूनिट्स डाल के तो उसको पूरा कर देते हैं। या आजकल क्योंकि वो पिक्चर्स का चक्कर है, हाँ जी। तो या तो पिक्चर ऐसे तरीके की लेते हैं कि वो रीडेबल नहीं होती, या फिर लेते नहीं है और कोई रीज़न दे देते हैं उसकी, और फिर अपनी मर्जी से रीडिंग डाल देते हैं, या फिर लेट रीडिंग करते हैं ताकि यूनिट ज़्यादा आ जाए और बिल ज़्यादा बन जाए। ओह यस, ताकि वो फिर लेट चलते तो ताकि फिर वो लेट चलते रहें। ठीक है। तो फैसल साहब, आपसे इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे ज़रूर एक्सपर्टीज़ आपकी से फ़ायदा उठाएंगे, ताकि हमारे वो व्यूवर्स कि जो बेसिकली घर बैठ के सीखना चाहते हैं, इस बिज़नेस को समझना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आएँ ताकि उससे उनको फ़ायदा हो। लेकिन इस बिज़नेस के तकाज़े हैं, उसके मुताबिक आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।